जनरली यूपीएससी के बाद प्लान बी स्टेट पीएससीज को देखा जाता था और लोग ये सोचते थे कि 2-3 महीने दो और स्टेट पीएससी निकल जाएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द शेयर कंपटीशन आप स्टेट पीएससीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्लीपी क्लासेस आईएएस स्टेट पीएससी स्पेसिफिक कोर्सेज लेके आ रहे हैं। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उड़ीसा पीएससी निकाला है, यूपी पीएससी निकाला है, जेके पीएससी निकाला है और ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन टॉपर्स का पार्ट बने, इन टॉपर्स में से एक बने, तो जुड़े स्लीपी क्लासेस आईएएस के साथ। नमस्कार, मेरा नाम भारती गुप्ता है। मैंने आरएएस 2021 के अंतिम परिणाम में 5th रैंक सिक्योर की है। इससे पहले आरएएस 2018 के परिणाम में मुझे 371 रैंक प्राप्त हुई थी, जिसमें मैं जिस रिजल्ट से अभी मैं कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट में जेसीटीओ के पद पर कार्यरत हूँ। मैं अपनी जर्नी के बारे में बात करूँ तो मैं करौली जिले के टोडाभीम की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग अपने होम टाउन से ही की है। 10th तक मैंने अपनी स्कूलिंग प्राइवेट स्कूल से एवं 11th 12th मैंने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जयपुर के पूर्णिमा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से किया है। उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि मुझे सिविल सेवाओं की तैयारी के लिए जाना चाहिए, तो मैंने आरएएस परीक्षा के अपना लक्ष्य बनाकर उसके लिए प्रयास किया। किंतु प्रथम प्रयास में मुझे 371 रैंक प्राप्त हुई और द्वितीय प्रयास में मुझे 5th रैंक प्राप्त हुई। कई लोगों की ये एक समस्या रहती है कि जॉब के साथ टाइम कैसे मैनेज किया जाए। चूंकि मैंने अपना द्वितीय अटेम्प्ट जॉब के साथ सेल्फ स्टडी करते हुए ही दिया था, तो मैं उसके बारे में कुछ शेयर करना चाहूंगी। अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है कंसिस्टेंसी, कि आप कंसिस्टेंट हमेशा बने रहें। अपना एक शेड्यूल बनाएं कि आपको डेली कितने आवर्स निकालने हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं डेली 4 to 6 आवर्स निकाला करती थी और वीकेंड्स पर 10 to 12 आवर्स का मेरा टारगेट रहा करता था। इसके बाद आप कंसिस्टेंट जरूर बने रहें। अगर आपने जो शेड्यूल बनाया है उसे जरूर फॉलो करें। कई दिन ऐसे होंगे जब आपके पास ऑफिस में वर्कलोड अधिक होगा और आप शाम को थक जाएंगे, आपका माइंड इतना काम नहीं करेगा। तो आप कोशिश करें कि आप जो लाइट सब्जेक्ट है उन्हें पढ़ें, जिनमें आपको ज्यादा कंसंट्रेशन रिक्वायर नहीं होता है, उन सब्जेक्ट्स को कवर करें। लेकिन कंसिस्टेंट जरूर बने रहें, बीच में ब्रेक ना लें, क्योंकि ये ब्रेक फिर बाद में स्टडी को फिर से शुरू करने में काफी दिक्कत क्रिएट करेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि जो आपके ऑफिस में गॉसिप्स हैं या टी ब्रेक्स हैं उनसे बचें। अपने आप को जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे दूर रखें। शुरू में आपको बहुत टेम्पटिंग लग सकता है कि हाँ, हम टी ब्रेक पर चर्चा कर रहे हैं या गॉसिप में इन्वॉल्व हो रहे हैं, लेकिन वो आपके टाइम को बहुत किल करेगा। इसलिए ऑफिस के डिस्ट्रैक्शन से बचें। इसके बाद अगर बात करें कि अपना जो वीकेंड्स एंड हॉलीडेज है उनको कैसे मैनेज किया जाए, अगर मैं वर्किंग प्रोफेशनल के लिए कहूँ तो वीकेंड्स जो है वो आपके लिए वरदान की तरह है। उन्हें आप अच्छे से यूटिलाइज करें, अपना शेड्यूल बनाएं, पहले से ही सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी फिक्स रखें कि आपको किस सब्जेक्ट को कितने दिनों में कब तक क्लियर करना है, कितने दिनों में आपको उसको प्रिपेयर कर लेना है। उसके लिए आपके पास क्या क्या सोर्सेज होने चाहिए वो डिसाइड रखिए। आपको लगता होगा कि बाकी लोग जो है उनके पास पूरे 24 घंटे हैं, वो उसके साथ टाइम मैनेज कर पा रहे हैं, लेकिन मेरे पास तो कम समय है, मुझे जॉब भी जाना है, वहां का भी देखना है। तो आप डिमोटिवेट ना हो। हमेशा हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क भी आवश्यक होता है। जैसे अगर मैं कहूँ तो हम न्यूज़पेपर के लिए पूरे 1 घंटा ना देकर जो कोचिंग मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, वेबसाइट्स वगैरह जो भी आपको न्यूज़पेपर को कंपाइल करके करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसी को पढ़ें। उससे आपका टाइम भी बचेगा और आप कम समय में ज्यादा पढ़ पाएंगे। इसके अतिरिक्त एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है वो है नोट्स मेकिंग, कि आप स्टैंडर्ड बुक से नोट्स बनाने की अगर बात कर रहे हैं तो आप स्टैंडर्ड बुक से नोट्स पहली रीडिंग में ना बनाएं। जो भी हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, तो आप 3 से 4 बार उन बुक्स को पढ़ें, फिर अच्छे से रिवाइज करें। जब आप एकदम उनको अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे तो आप किसी भी बुक के नोट्स को कम पेजों में समराइज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले ही रीडिंग में नोट्स बनाएंगे तो उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और आप एकदम बुक की ही कॉपी छाप देंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखें। 3 या 4 बार आप रिवाइज कर लें। उसके बाद जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं मेंस के हिसाब से उनको कंपाइल करें और बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट बनाएं, जो आपको मेंस एग्जाम के समय रिवाइज करने में बहुत यूजफुल होंगे। आरएएस की परीक्षा में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आंसर राइटिंग का भी आता है, क्योंकि प्रीलिम्स केवल क्वालिफाइंग होता है और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। और मेंस 800 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है। मेंस एक बहुत बड़ा वेटेज ले जाता है, तो मेंस में आंसर राइटिंग बहुत मायने रखती है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपनी जो वर्तनी है
हिंदी में लिख रहे हैं चाहे आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, उस पर फोकस करें कि आपकी स्पेलिंग्स मिस्टेक ना हो। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं तो शब्द शुद्धियां ना हो। इसके लिए डेली में जब भी आप लिख रहे हैं, कुछ भी आप लिख रहे हैं, आप चाहे नोट्स बना रहे हैं, चाहे आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी लिख रहे हैं, उसमें अपनी स्पेलिंग्स पर ध्यान दें, अपनी शब्द शुद्धि पर ध्यान दें। अगर आप इसे रेगुलर में लेके आएंगे तो एग्जाम में भी गलतियां होने की संभावना कम होगी। इसके अलावा आंसर राइटिंग के लिए आप सबसे पहले हमारे आरएएस के एग्जाम में 2 मार्कर, 5 मार्कर एंड 10 मार्कर 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। उनके लिए आप 2 मार्कर्स में तो बेसिकली आप केवल फैक्ट्स या जो भी उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है वो लिख दें। 5 मार्कर एंड 10 मार्कर क्वेश्चन एनालिटिकल ज्यादा होते हैं, उनमें स्पेस भी ज्यादा होता है और उनमें क्रिएटिविटी की भी गुंजाइश ज्यादा होती है। मोनोटोनस ना रहकर अलग अलग तरीके से 5 मार्कर क्वेश्चन में अपने डायग्राम्स को शो करें। जैसे मैंने किसी क्वेश्चन में डायग्राम को शो किया है तो अगले टाइप के क्वेश्चन में मैंने उसे बुलेट पॉइंट्स में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने अगर कोई अंतर पूछा है तो मैंने उसे टेबल बना के दिखाया है। तो एग्जामिनर के पास आपकी कॉपीज आएगी, आपको अपनी कॉपी के माध्यम से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे भी कॉपी मोनोटोनस ना लिखें। दूसरी चीज है कि जब भी आप आंसर लिखें तो अपने आंसर को किसी कोचिंग से या किसी टेस्ट सीरीज के चेक करवाने से पहले आप खुद रिव्यू करें। आप खुद देखिए कि आप उसको कितना बेहतर और तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, रिप्रेजेंटेशन में, मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करती हूँ, अगर आप रिप्रेजेंट उसको 2 से 3 तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इसको इतने अच्छे तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके बाद आप जो भी मैप्स बना रहे हैं या फ्लो चार्ट बना रहे हैं, उसको एक बॉक्स में जरूर बंद कर दें और उसके नीचे इंडिकेशन दे दें कि ये किस चीज का मैप है या ये क्या दिखा रहा है। ऑल्दो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है, लेकिन अगर आप इस चीज को, ये माइन्यूट डिटेल्स हैं जो बहुत यूजफुल होती है, अगर आप इसको बॉक्स में बंद करेंगे और ये शो करेंगे कि हाँ ये मैप है, ये डायग्राम है, ये इस चीज के लिए बनाया गया है, तो वो एग्जामिनर को जरूर इंप्रेस करेगा और बाकी स्टूडेंट से आपको एक एज दिलवाएगा। तैयारी के दौरान एक सोशल मीडिया का भी एक इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है कि लोग पूछते हैं कि सोशल मीडिया यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कट डाउन करें तो कैसे कट डाउन करें। मैं अपनी बात करूं तो जब तक मेंस एग्जाम नहीं हुआ था, मेंस 2021 का एग्जाम, तब तक मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल नहीं किया हुआ था। उसके बाद मेंस के बाद मैंने सोशल मीडिया पर अपने आईडी क्रिएट किए, अपने अकाउंट्स क्रिएट किए हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। जो भी सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस हैं उनसे अभी तैयारी के दौरान दूर रहिए। उसके बाद जब आप एक बार सेलेक्ट हो जाएंगे तो उसके बाद आपके पास बहुत एम्पल टाइम भी होगा, आपके पास बहुत एम्पल क्रिएटिविटी भी होगी जो आप अपने अकाउंट्स पर दिखा सकते हैं। अभी आप सोशल मीडिया अकाउंट्स से दूर रहिए, यही मेरी सलाह रहेगी। बाकी इंटरनेट का उपयोग आप अपनी बेहतरी के लिए करें, रिसोर्सेज के लिए करें। जैसे अगर आप जयपुर में नहीं है या आप दूर बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, पा सकते हैं। अपनी टेस्ट सीरीज जो है वो ऑनलाइन दे सकते हैं। जो भी रिसोर्सेज मार्केट में चल रहे हैं वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, तो आपकी तैयारी में ये आपको एक एज दिलवाएगा। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इंटरनेट का उपयोग आप बेहतरी के लिए करें, ना कि अपनी स्टडी को हैम्पर करने के लिए करें।